वो आप सुनिए। नहीं, जनता आएगी, लाखों लोग इकट्ठे हो जाएंगे और देश के संविधान का जो भी अपमान करेगा उससे लड़ना देश की जनता को आता है। लोकतंत्र में गुंडागिर्दी, तानाशाही, लाठी गोली के दम पर आप राज नहीं चला सकते। संविधान प्रमुख हैं गवर्नर साहब, विधानसभा का सत्र बुलाना जिम्मेदारी है। कैबिनेट ने फैसला ले लिया, आप विधानसभा का सत्र बुलाने से कैसे रोक सकते हैं? दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। क्या बैठेंगे अगर नहीं बुलाते? सब कुछ करेंगे। जनता ने मैंडेट दिया गहलोत सरकार को और जनता का मैंडेट गहलोत सरकार के साथ है। और एक बात सुन लीजिए, ये कांग्रेस बीजेपी का झगड़ा भी नहीं बचा है कोर्टों में भी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष और लोकसभा अध्यक्ष खुद कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। पूरा देश देख रहा था कोर्ट के फैसले को। न्याय चाहिए सबको। ऐसे चुनी हुई सरकारों को आप मनमानी करके गिराने लग गए तो देश की जनता माफ नहीं करेगी। लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है आज? अशोक गहलोत। राजस्थान की कैबिनेट किसके पास है? अशोक गहलोत के पास। 109 विधायक किसके पास? अशोक गहलोत के पास। अशोक गहलोत कैबिनेट कहती है विधानसभा का सत्र बुलाइए, तो राजभवन यहां गवर्नर हाउस से विधानसभा का सत्र बुलाने की परमिशन नहीं मिलती, मिलने की परमिशन नहीं मिलती। ऐसे होता है कभी? विधानसभा अध्यक्ष कहते हैं तो विधानसभा बुलाओ, सच्चाई सामने आ जाएगी। बीजेपी की पोल खुल गई है। बीजेपी के अध्यक्ष सतीश पूनिया कहते हैं कि हम आमंत्रण दे रहे हैं, तो इसका मतलब सचिन पायलट, बीजेपी सब एक है। और अब वो कह रहे हैं कि हम सरकार बना लेंगे। अब क्या लेने आ रहे हैं यहाँ पे? गांव में घुस नहीं पाएगी बीजेपी। राजस्थान की जनता ये तय कर ले बीजेपी के लोग। इस तरह से बीजेपी की हालत हो गई कि जनता के वोट को छीनकर बीजेपी अपना भला करना चाहती है। बीजेपी राष्ट्रपति शासन लगाना चाहती है केंद्र सरकार। ये तो कुछ भी करना चाहते हैं, लेकिन ये तय कर ले इस देश में लोकतंत्र की हत्या करने का जो इन्होंने जिम्मा उठाया है, उससे राजस्थान की कांग्रेस की गहलोत सरकार डरती नहीं है। राजस्थान की जनता हमारे साथ है। लोकतंत्र का और संविधान का गला नहीं। प्रताप सिंह खाचरियावास का आप सुन रहे थे। और इसी बीच ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे जयपुर का रुख करेंगे। सहयोगी दिनेश जांगिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिनेश, क्या कुछ चल रहा है इस वक्त और क्या अपडेट है आपके पास? जी देखिए, पिछले 3 घंटे से राजभवन में जो विधायक हैं उनका धरना यहाँ पर जारी है। राज्यपाल कलराज मिश्र अपना जो कक्ष है उसमें मौजूद है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनका जो वेटिंग और मीटिंग रूम है वहां उनका इंतजार कर रहे हैं। और राज्यपाल महोदय ने ये कहा है कि जो विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाने का प्रस्ताव आया है सरकार की तरफ से, मैं उसका पहले परीक्षण कराऊंगा। उन्होंने कई तर्क दिए, क्या शॉर्ट नोटिस पर सेशन बुलाया जा सकता है, कोरोना का संकट यहां पर चल रहा है। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा है कि पहले मैं परीक्षण करवाऊंगा क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। वही विधायकों ने और सीएम ने साफ कर दिया है कि जब तक विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाने की मंजूरी नहीं देंगे राज्यपाल महोदय, तब तक उनका धरना जारी रहेगा। और प्रताप सिंह ने साफ कह दिया है कि ये एक तरह से अगर अनिश्चितकालीन धरना भी तब्दील करना पड़े तो हम अनिश्चितकालीन धरना भी राजभवन में शुरू कर देंगे। और यहाँ पर बाकायदा टेंट का सामान जो है अंदर मंगवा लिया गया है। खाने पीने की सामग्री भी विधायकों के लिए अंदर गई है। तो पिछले 3 घंटे से धरना जारी है। अहमद कह सकते हैं कि बहुत ही दुखद ये तस्वीरें हैं कि राजभवन जो है राजनीति का सियासी जो है अखाड़ा यहाँ पर बन गया है, सियासी अखाड़े में तब्दील हो गया है। एक और लॉन में विधायक धरना दे रहे हैं, नारेबाजी यहाँ पर हो रही है। लेकिन राज्यपाल का क्या कदम रहता है? शाम तक वो क्या कोई फैसला सुनाते हैं विधानसभा सत्र बुलाने को लेकर या फिर नहीं, उसका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन विधायकों ने नारेबाजी करते हुए साफ कह दिया कि जब तक सेशन बुलाने की मंजूरी राज्यपाल नहीं देंगे वो धरना अपना समाप्त नहीं करेंगे। सीधे सीधे टकराव की है ये तस्वीरें। सरकार और राजभवन में कह सकते हैं कि टकराव पैदा हो गए। जैसा कि पहले से आशंका जता जा रही थी कि राज्यपालों का इस तरह के घटनाक्रम में रोल थोड़ा नेगेटिव होता है। ये कांग्रेस का आरोप है कि राज्यपाल किसी के प्रेशर में है, उनसे ऊपरी दबाव है, इसलिए वो विधानसभा सेशन नहीं बुला रहे। क्योंकि उनका एक तर्क यह भी मजबूत है कि मध्य प्रदेश में फ्लोर टेस्ट कैसे कराया गया, वहां भी कोरोना महामारी का दौर चल रहा था, लेकिन उसके बावजूद वहां सरकार गिराई गई। फिर सुप्रीम कोर्ट के इंटरफेयर करने के बाद वहां पर भी सरकार फिर बनाई गई, फ्लोर टेस्ट कराया गया। तो राजस्थान में ऐसा संभव क्यों नहीं है? तो अब कह सकते हैं कि ये घटनाक्रम एक नई दूरी और नए रास्ते की तरफ यहां पर चल पड़ा है और नतीजा राजभवन और सरकार के टकराव के रूप के सामने आ चुका है।
दिनेश, इसी बीच भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें खुद सतीश पूनिया, प्रदेशाध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने भी कुछ आरोप लगाए हैं। उन्हें किस नजरिए से देखा जाए, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हम मांग करते हैं केंद्र सरकार से कि राजभवन की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, वहां पर सीआरपीएफ तैनात की जाए और सुरक्षा को देखते हुए जो विधायक अंदर हैं उनको कानूनी तौर पर बाहर निकलवाया जाए। जी देखिए, आज दोनों ही तरफ से जमकर ऐसी बयानबाजी हुई जो कह सकते हैं कि एक हमारे देश का संघीय ढांचा बना हुआ है। देश में एक संवैधानिक सिस्टम है कि केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। राज्य सूची के तहत जो कानून है वो विषय होता है राज्य का, यानी जब तक राजस्थान सरकार कोई रिकमेंड नहीं करे तब आर्मी या सीआरपीएफ तैनात नहीं की जा सकती। तो बीजेपी का ये बयान कह सकते हैं कि क्या अघोषित रूप से आप राष्ट्रपति शासन लगाने की धमकी दे रहे हैं, ऐसे सीआरपीएफ कैसे आ सकती है। ये राज्य सरकार का विषय होता है, सुरक्षा का, क्राइम का और अपराध का और गृह विभाग का। तो ये बड़ी अटपटी बात है। तो वही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से कहा कि अगर जनता ने राजभवन को चारों तरफ से घेर लिया तो इसकी हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। तो कह सकते हैं कि ये कड़े बयान यहाँ दोनों ही तरफ से आए। आखिर सीआरपीएफ कैसे लगाई जा सकती है, आखिर राजभवन का जनता कैसे घेराव कर सकते हैं और कैसे सरकार अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट सकती है। तो खुलकर यहाँ पर टकराव के हालात पैदा हो गए। ये क्या अच्छी लोकतंत्र के लिए तस्वीरें कही जा सकती है कि आपको राजभवन में धरना देना पड़ रहा है, वहां पर नारेबाजी करनी पड़ रही है, विधायकों की परेड है वो करवानी पड़ रही है। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्यपाल को साफ कह दिया कि ये आपके विधायक सामने, आप एक एक विधायक की गिनती कर लीजिए, जो जादुई आंकड़ा मैजिक फिगर है। दिनेश, मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाह रहा हूं। हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर अजीत मेंदोला भी जुड़ चुके हैं। अजीत जी, जो मौजूदा जो परिस्थितियां बन रही हैं और जिनका जिक्र हम बार बार सुबह से कर रहे थे आपके साथ भी चर्चा में कि टकराव जो है वो बढ़ सकता है सरकार और राजभवन के बीच, ये जो मौजूदा परिस्थितियां हैं उनमें बीजेपी का बयान भी शामिल है। इन तमाम परिस्थितियों को आप इस वक्त किस तरीके से देख पा रहे हैं? हेमंत, इसमें मेरा ये मानना है कि इसको राजभवन से टकराव नहीं कहेंगे। राजभवन आज के दिन में कहीं ना कहीं जो है भारत सरकार जो होती है उससे कहीं बंधा होता है, गृह मंत्रालय से बंधा होता है, दिल्ली से बंधा होता है और वो उसी हिसाब से फैसले करता है। भले कहने के लिए कहा जाता है कि गवर्नर जो है वो किसी के दबाव में काम नहीं करते और वो बिल्कुल आजाद हैं, वो अपनी मर्जी से विवेक से फैसला कर सकते हैं। लेकिन कुछ वर्षों से हमारे देश में अगर तुम देख रहे होगे कि गवर्नर की भूमिका थोड़ा सा सवालों के घेरे में आने लगी है। और आज जैसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह आरोप भी था उनका कि भाई गवर्नर जो है दिल्ली के केंद्र के दबाव में काम कर रहे हैं और इसलिए वो हम लोगों को बहुमत साबित करने का मौका नहीं देना चाहते हैं। और 24 घंटे बीत गए हैं लेकिन अभी तक हमको विधानसभा का सत्र आउट करने के लिए तो हमने मांग रखी थी, उसे भी नहीं माना गया है। तो एक तरीके से अब ये टकराव ये कह सकते हैं आपकी कांग्रेस बनाम बीजेपी हो गया है। अब ये कितने दिन तक चलेगा, इसकी परिणति आखिर में क्या इसका हल निकलेगा, क्या इसका अंत होगा। फिलहाल दो चीजें मुझे दिख रही हैं। पहली चीज तो ये दिख रही है कि बीजेपी ये मान रही है कि अभी जो मुख्यमंत्री गहलोत उनके पास बहुमत है और वो सदन में अपना बहुमत साबित कर देंगे, इसलिए उनको वो कहीं ना कहीं अभी विधानसभा का सत्र आउट करने का मौका नहीं देना चाहते हैं। दूसरा, जिस दिन उनको सचिन पायलट खेमे में अब ये मानकर चल रहे हैं कि मुख्यमंत्री गहलोत बहुत दिन तक अपने विधायकों को होटल में नहीं रख सकते क्योंकि उससे कहीं ना कहीं सवाल उठेंगे, सरकार की कामकाज को लेकर सवाल उठेंगे, कई सारी दिक्कतें आएंगी। तो इसलिए उनको लग रहा है कि अगर जैसी विधायक वहां से छिटकेंगे तो अभी भी बीजेपी के लोग और तमाम तरह के दूसरे लोग ये दावा कर रहे हैं, सचिन गुट के करीबी या उधर के लोग, कि भाई हमारे वहां से 5-7 विधायक और टूट के आ जाएंगे। तो जैसे कि पहले दिन से बात हो रही है कि बीजेपी चाहती थी कि सचिन पायलट कम से कम 30 एमएलए लेके आए तो तब जाके बात बनेगी। लेकिन अब अभी वो उतने एमएलए आए नहीं, उनके पास 19 एमएलए हैं। अब ये इधर सचिन खेमा ये मान रहा है या बीजेपी ये मान रही है कि अगर मुख्यमंत्री गहलोत लंबे समय तक अगर इसी स्थिति में रहे तो ज्यादा दिन तक विधायक होटल में नहीं रख पाएंगे तो टूट जाएंगे। उधर जो
अभी सत्तारूढ़ दल है कांग्रेस, वो मान रही है कि जो विधायक है, जैसे मुख्यमंत्री ने कहा भी कि जो जिन 19 विधायकों को बंधक बनाया गया है, वो बंधक बनाने का आरोप लगा रहे हैं, वो उनमें से कई विधायक चाहते हैं कि हम वापस जाएं, लेकिन उनको आने नहीं दे रहे हैं। मैं पूरे घटनाक्रम को उतने दिन से मैं भी देख रहा हूं, आप भी देख रहे हैं। बड़ी हैरानी की बात है कि हमारे किसी कोर्ट में किसी ने अभी तक ये बात नहीं रखी कि ना किसी ने कहा कि क्यों भाई विधायक क्यों इधर उधर गए हुए, क्यों नहीं एक साथ रहते हैं, क्यों नहीं आप सदन में पहुंचे। अब ये कोर्ट हो सकता है कि जब कोर्ट अपना फैसला दे तब ये बात कहे कि भाई ठीक है, क्योंकि सरकार का जो भी भाग्य है, भविष्य जो भी होता है, वो सदन के अंदर ही होता है। उसको विधानसभा के अंदर ही अपना बहुमत सिद्ध करने का मौका जब वो मिलेगा तभी वो कुछ कर पाएंगे, नहीं तो अभी फ्लोर के बिना आप अनुमान ही लगा सकते हैं कि भाई गहलोत जी के पास 109-10 विधायक हैं, और दूसरे सचिन खेमे में इतने विधायक हैं, या बीजेपी के इतने विधायक हैं। हो सकता है कि जिस दिन फ्लोर में हो सकते हैं, इसलिए अभी बीजेपी का जो दिल्ली का नेतृत्व है उसको लग रहा है कि अभी हम अगर बहुमत साबित करने का मौका देते हैं तो शायद मुख्यमंत्री गहलोत अपना बहुमत साबित कर देंगे, तो ऐसे में बात नहीं बनेगी। तो अब ये टकराव बड़ा लंबा चलेगा, अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन क्या अजीत जी इसी तरह का डर गहलोत खेमे में भी है कि अगर जो है रिजॉर्ट से निकाल करके, होटल से निकाल करके अगर विधायक जो लगातार इतने दिनों से वहां पर है उनको अगर बाहर किया जाता है तो उनमें से भी कुछ लोग जा सकते हैं, तोड़फोड़ वहां पर भी हो सकती है। डर तो लगा ही रहता है। देखो क्या हो रहा है राजनीति में, अब विचारधारा, सिद्धांत, ये सब चीजें मायने नहीं रखती हैं। आप को अगर चीज नहीं मिलती है, आप थोड़ा सा आपको लगता है कहीं थोड़ा सा लालच आपको दे दिया जाता है तो आप मतलब डगमगा जाता है। और नई पीढ़ी कह लो या पुरानी नई पीढ़ी में ज्यादा हो गया है, नई पीढ़ी में सत्ता ज्यादा प्राथमिकता में आ गई है। तो हो सकता है कि ऐसे कुछ विधायक हों कि जो अपनी विचारधारा, सिद्धांतों को त्याग कर बीजेपी, क्योंकि देखो मैं कल से बराबर कह रहा हूं कि इसके लिए पूरी तरीके से कांग्रेस जिम्मेदार है। आज कांग्रेस ने अपनी वो हालत कर दी है, वो भी दिल्ली के केंद्रीय नेतृत्व ने, कि नेताओं को और जो विधायक हैं या दूसरे जो लोग हैं उनको ये भरोसा नहीं हो रहा है कि हमारी पार्टी क्या आगे बढ़ेगी, क्या हमारी पार्टी फिर से खड़ी हो पाएगी। जी, ये जो भरोसा है ना कहीं डगमगा गया है नेताओं का, उनका। अब देखो मध्य प्रदेश में क्या हुआ, मैं एक एग्जांपल मध्य प्रदेश आपको देते हैं। लेकिन अजीत जी उससे पहले भी आप जाएंगे तो ठाकुर रामलाल के दौर में जब राज्यपाल हुआ करते थे, वे पी वेंकट सुबैया के दौर में जब वे राज्यपाल हुआ करते थे उस वक्त क्या हुआ, गणपत राव देवजी तपासे के दौर में क्या हुआ, और भी बहुत सा, रोमेश भंडारी के दौर में क्या हुआ, आप देखेंगे सैयद सिप्ते रजी के दौर में क्या हुआ, झारखंड में बूटा सिंह के दौर में बिहार के राज्यपाल थे बूटा सिंह, उस वक्त क्या हुआ। तो ये राज्यपालों पर लगातार इस तरह के आरोप तो लगते रहे हैं। हंसराज भारद्वाज कर्नाटक के राज्यपाल थे। राज्यपाल तो की भूमिका सिर्फ इतनी भर होती है जी, जो दिल्ली बहुत सारे लंबे उदाहरण हैं सर जी। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मेरा मुद्दा ये है कि क्यों कांग्रेस में ये हालात पैदा हो रहे हैं। क्यों कांग्रेस, उस जमाने में कांग्रेस मजबूत थी तो कांग्रेस अपने हिसाब से फैसले कराती थी। समय की बात है, आज बीजेपी ताकतवर है दिल्ली में, तो बीजेपी अपने हिसाब से फैसले करा रही है। वो भी अलोकतांत्रिक रास्ता अपनाते थे, ये भी अलोकतांत्रिक रास्ता अपना रहे हैं, कोई दोनों में अंतर नहीं है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर आज कांग्रेस के कार्यकर्ता को, कांग्रेस के विधायकों को, कांग्रेस के लोगों को ये लगे कि कांग्रेस मजबूत स्थिति में आएगी, तो वो कहीं ना कहीं उनका जो उनको लगता है कि आज जो स्थिति, उस स्थिति में निराशा का भाव है कार्यकर्ताओं में, इस बात को कांग्रेस के लोगों को मानना पड़ेगा, मानना चाहिए। ये नहीं मान रहे हैं, इसी की वजह से कांग्रेस को दिक्कतें आ रही हैं। मैं ये कह रहा हूं, आज अगर जैसे तुमने सवाल मेरे से करा था कि क्या गहलोत खेमे के विधायक टूटकर जा सकते हैं, तो मैं वही आपसे ये कह रहा हूं कि आज के दिन में जो क्या कहते हैं कि जब अगर जरा सा भी किसी नेता को, विधायक को ये लगेगा कि भाई अब कुछ हो नहीं रहा है, कुछ बात बन नहीं रही है, दूसरी तरफ लालच बहुत बड़ा मिल रहा है, तो किसी का भी लालच, किसी का अजीत जी, मैं दरअसल इसलिए कह रहा था कि राजनीति में लालच तो हमेशा से हावी रहता है, और
और हमेशा से देखने को मिला है। वही कह रहा हूं, अभी भी वही अभी हरियाणा में गयालाल का उदाहरण तो सब जानते हैं कि कैसे एक ही दिन में 3 बार उन्होंने पार्टी बदल दी, और ये जो पूरा दलबल का नहीं, हरियाणा में तो भजन लाल जी पूरी पार्टी लेके चले गए थे। उसके लिए ही दल बदल का कानून तब लाया गया कि आखिरकार ऐसा क्यों हो। लेकिन जो सारे कानून बनाए गए, हैं, लेकिन देखो मैं कह रहा हूं ना, सारे कानून बनाए गए हैं, लेकिन आज उन्हीं कानूनों को कहीं ना कहीं हमारी जो अदालत है, कोर्ट है, उसमें भी उन कानूनों को लेकर जिस तरह के कानून बने हैं, दल बदल कानून का क्या मतलब रह गया। अगर मैं वही कह रहा हूं, 19 एमएलए अगर माना चले गए हैं वहां पे से, और वो 19 एमएलए कल कहीं भी 20 एमएलए कहीं भी जा सकते हैं, कहते हैं साहब हमें पसंद नहीं हमारा मुख्यमंत्री, इसे हटाओ। ये तो फिर एक अजीब सी व्यवस्था पैदा हो जाएगी। भाई कल माना मध्य प्रदेश में ही 20-25 एमएलए इकट्ठा होते, कहते साहब हमें शिवराज सिंह चौहान पसंद नहीं, इन्हें हटाओ, आप हमारी लड़ाई इनसे। आप लेकिन फिर भी अजीत जी, ये सवाल तो महत्वपूर्ण है ना कि आपने एक लंबा दौर देखा है पत्रकारिता के लिहाज से, और सरकारों को भी देखा है, स्थितियां भी देखी है। अब आखिर क्या लगता है कि ये जो चला आ रहा है पूरा का पूरा ड्रामा, उसका अंत आखिर होगा तो कैसे होगा? हेमंत, ये तो आप देखो, कोर्ट कचहरी में चला गया, कोर्ट में मामला कितने दिन चलेगा, कोर्ट क्या आदेश देता है, क्या भारत सरकार कोर्ट के आदेश को तक चुप रहेगी? भाई 2 ही रास्ते हैं, या तो आप अगर भारत सरकार की इच्छा है कि भाई वहां पे हमको किसी तरीके से गवर्नमेंट को हटाना है, तो कह सकती है वहां पे कि भाई वहां पे स्थिति एक अराजक की। देखिए अभी गुलाब सिंह जो बीजेपी के नेता उन्होंने कह दिया कि सीआरपीएफ तैनात कीजिए, वो मुख्यमंत्री के बयान को मुद्दा बनाने लगे हैं, और यही सब मुद्दे बहाने बनते हैं। उसका तो कहते हैं कि भाई अभी ठीक है, जब तक बहुमत साबित, जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता तब तक राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। वो करने में कहने में कोई फर्क थोड़ी ना पड़ रहा है, लेकिन कांग्रेस भी सारी चीजें जान रही है, समझ रही है, इसलिए मुख्यमंत्री गहलोत ने जो कुछ बोला सोच समझ के बोला। वो जानते हैं कि अब कांग्रेस के पास एक ही रास्ता है कि सड़कों पर उतरना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा अगर उनकी सरकार को गिराया जाता है या उनकी सरकार को हटाया जाता है। क्योंकि किसी भी सरकार का तभी पता चलेगा कि अल्पमत में है, बहुमत में, जब फ्लोर में टेस्ट होगा। हाँ। अगर फ्लोर में टेस्ट नहीं होगा, मेरा मानना है कि हो सकता है आज कल में गवर्नर या दिल्ली में बीच वाले लोग रास्ता निकालें, बीच की बात कहीं हो रही होगी, तो हो सकता है ये भी हो कि गवर्नर कहेगा ठीक है, हाँ। हम आपको टाइम देते हैं, आपको इतने दिन बाद, मतलब एक विधानसभा का सत्र बुलाने के लिए कह सकते हैं गवर्नर, लेकिन वो तभी कहेंगे कि जब उनको दिल्ली से कहा जाएगा कि ठीक है आप इन्हें करने दीजिए, जब उन्हें भरोसा हो जाएगा कि शायद ये बहुमत करने दीजिए, भरोसा हो जाएगा कि शायद ये बहुमत साबित नहीं कर पाएंगे सदन में, तो वो बुरा भाग चलेगा। वो बुरा भाग कब तक चलेगा, क्या चलेगा, आज रात तक चलता है, कल तक चलता है। कांग्रेस के पास दूसरा रास्ता ये है कि वो ठीक है, वो कहे कि ठीक है, मान लें कि हम जब पहले कोर्ट का फैसला आने दीजिए, अब कोर्ट में कब फैसला आता है तब तक ये व्यवस्था ऐसी चलने दी जाए। लेकिन कांग्रेस के सामने चुनौती ये कि अपने विधायकों को 3 दिन तक होटल में कैसे रखे। लेकिन अजीत जी सुन रहे थे, बड़ा मुद्दा बन जाएगा। उन्होंने एक बात कही कि हम केंद्र सरकार से गुजारिश करते हैं कि यहां पर राजभवन की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सीआरपीएफ डिप्लॉय करे, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो अराजक विधायक हैं जो अंदर बैठे हुए हैं, और उन्होंने इन्हीं बातों का उपयोग किया, इन्हीं शब्दों का, कि जो अंदर बैठे हुए हैं उनको कानून सम्मत तरीके से केंद्र सरकार बाहर निकलवाए। अब इसके क्या मायने हैं? इसके मायने वही है, मैं बराबर कह रहा हूं ना कि राष्ट्रपति शासन को लगाने के लिए कोई स्पेशल बातें थोड़ी ना होती है। यही छोटी छोटी बातों को आप बहाना बना के कर सकते हैं। यही तो मैं कह रहा हूं बराबर कि ये अगर माना उनको बीजेपी को लग रहा है, या जो दिल्ली में बैठे लोग हैं उनको लग रहा है कि भाई सरकार के पास बहुमत है, तो सरकार को हटाने का सबसे बढ़िया एक ही तरीका है कि कोर्ट का बहाना दे दिया जाए, और ये अराजकता वाली जो बात हो गई है कि अव्यवस्था न फैल जाए, कुछ मामला राजभवन में कोई ऐसी घटना न घट जाए, तो वो कह देगी फिर ठीक है राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। आपको लगता है जैसी जो लाइन पार्टी की वो राष्ट्रपति शासन की तरफ जा रही सीधे सीधे? नहीं, बीजेपी के बयानों से लग रहा है जी, बीजेपी के मतलब आखिर वो उनको देखना चाहिए, वो चुनी हुई सरकार है, चुनी सरकार का मुख्यमंत्री अगर कुछ कह रहा है, ऐसा तो है नहीं कि वहां पे जाके कोई अव्यवस्था फैला देंगे। वो उन्होंने कहा कि भाई हमें मौका, ये एक राजनीतिक बयान उन्होंने दिया, तो उस राजनीतिक बयान में कटारिया जी ने भी एक बयान दे दिया राजनीतिक बयान के बाद सीआरपीएफ लगा दो,
सेंटर फोर्स बुला लो, जिससे कि कोई हिंसा ना हो जाए, कोई घटना ना घट जाए, इसी को इशू बना लेंगे वो। देखो ये तो जो भारत सरकार है उसकी मंशा पे डिपेंड करता है। अगर वो चाहेगी कि राष्ट्रपति शासन लगाना है वहां तो रोक नहीं पाएगा। आज कपिल सिब्बल जैसे अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे भाई अब हमको स्वीकारना पड़ेगा, जो व्यवस्था चल रही है उस व्यवस्था में हम क्या करेंगे, कोई भी क्या करेगा भाई। जैसा अब कांग्रेस ने भी करे ये काम, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस क्या आपको लग रहा है जैसे जैसे ये पूरा घटनाक्रम आगे बढ़ रहा है, जो शुरुआत सचिन पायलट से हुई थी, अब इस पिक्चर से सचिन पायलट दूर हो गए हैं और सीधा सीधा ये जो केंद्र सरकार और गहलोत सरकार के बीच का मसला आकर के ठहर गया है? बिल्कुल, ये बिल्कुल सचिन पायलट को अब इसमें छोटे से मोहरे बन गए जी। वो केवल आप सचिन पायलट की अब जिद इतनी भर है कि मुझे किसी तरीके से अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री है उनको हटाना है। वो पूरी तरीके से इसी जिद में अड़ गए हैं। भाई बीजेपी किस चीज का फायदा ले रही है? बीजेपी थोड़ी ना वहां पे बीजेपी ने अराजकता पैदा करी, अराजकता तो कांग्रेस की तरफ से हुई, तो अब बीजेपी उसका लाभ ले रही है। जब बीजेपी को खुल के कांग्रेस के लोग मिल रहे हैं वो सरकार को गिराने के लिए, तो बीजेपी उसमें मदद कर रही है उनकी। देखिए बीजेपी के साथ एक तो अभी जो केंद्रीय मंत्री पे आरोप लगा है, घोटाले का आरोप लगा है, दूसरा ऑडियो टेप जो जारी हुआ है, उससे भी कहीं दिल्ली का केंद्रीय नेतृत्व को लग रहा है कि भाई ये हमारे को चुनौती दे दी गई है। अब हो सकता है कि चुनौती को ले रहे हैं, सचिन उनको मिल ही गए हैं। अब सचिन पायलट कुछ भी कहें, कितना भी कहें कि साहब मैं कांग्रेस में हूं, मैंने अभी कुछ नहीं बोला है, अब बोलने से थोड़ी ना कुछ हो रहा है। अब तो आपने कर दिया काम कांग्रेस का। भाई अब अभी तक जो जानकार है वो तो ये मान रहे हैं कि भाई सरकार को अभी चलने नहीं देंगे, ये सब मान रहे हैं कि सरकार को चलने नहीं देंगे। अब जो मुख्यमंत्री गहलोत हैं वो अपने आप में अगर उनको बहुमत साबित करने का मौका इस सरकार ने दे दिया तो मेरा ये मानना है कि वो भी राजनीति के एक तरीके से चाणक्य माने जाते हैं कांग्रेस के अंदर, तो वो कहीं ना कहीं अपना बहुमत तो साबित कर देंगे विधानसभा के अंदर। बस खतरा यही है कि उनको ये मौका देती है कि नहीं देती गवर्नमेंट। क्या उनको उससे पहले कहेंगे नहीं आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, आपको हम नहीं मौका देते हैं, आप गई सरकार। तो अब इसमें देखिए कई पहलों पर चर्चा चल रही होगी, क्या होगा, क्या यहाँ पर दोबारा से चुनाव होंगे, क्या गहलोत जी अपना बहुमत साबित कर पाएंगे, क्या बीजेपी ऐसा करने देगी, क्या प्रदेश बीजेपी या जो इस वक्त पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हैं, क्या वो प्रदेश में इस तरह का कोई माहौल बनने देगी? मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की आप अनदेखी नहीं कर सकते। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं। एक सवाल मैं ये जानना चाहता हूं आपसे दरअसल कि अजीत जी, जो ये कहा जा रहा था कि बीजेपी जो है वो बाहर से पूरे घटनाक्रम को देख रही है, बयान भी बीजेपी के आ रहे थे, वो यही कह रहे थे कि ये तो कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, हमें क्या मतलब है, हम बाहर से देख रहे हैं और उम्मीद उनको यही होगी कि बिल्ली के बाहर का छींका टूटे, उनको कुछ मिले। जब छींका टूटा नहीं तो क्या अब सीधे तौर पर यह कोशिश है कि छींका तोड़ा जाए और आपदा को अवसर में बदला जाए, सीधा सीधा? बिल्कुल भाई सीधा, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि ये पूरी जो लड़ाई है वो लड़ाई इसी बात की है कि इस मामले को लंबा खींचा जाए, जिससे कि गहलोत खेमे के कुछ विधायक टूटे और एक संख्या बल इतना हो जाए कि अगर कल सदन में बहुमत साबित करने की बात की, देखो सीधा सीधा गणित यह है कि बीजेपी के पास अपने सहयोगी दलों के साथ मिला के 75 है और अगर ये संख्या बिल्कुल। अब मैं माफी चाहूंगा। अजीत जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए।